नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्रम। ठीक है, तो जो ये एनसीईआरटी का क्रम शुरू हो रहा है, इसके अंतर्गत हम आपकी 6 से लेकर के 10 तक पहले हम जो फ्रेज बनाएंगे, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की सारी बुक्स हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमने पहली बुक ली है वो सामाजिक विज्ञान की तरफ रुख करते हुए ली है, जिसमें हमारी जो बुक का नाम है वो है हमारे अतीत। ठीक है, जिसमें हम कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अतीत के पहले अध्याय की तरफ और जानते हैं कि क्या है उसमें। चलिए, हम पहुंच गए हैं किसमें, अपने अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 की मैं बात कर लूं तो आप देखते होंगे इसका जो हेडिंग है वो क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें, आपको मैं एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो बच्चे देखिए, इसको दो तरीके से पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं। एक एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हो अपने, ठीक है, ठीक है, एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हूं, और एक पढ़ रहे हूं कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हो चाहे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, दोनों लोग नोट्स तो जरूर बनाएंगे आप। ठीक है, जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा। मैंने ज़्यादा इसमें लेवल जो है बहुत हाई नहीं रखा है। अगर आपको अच्छा लेवल चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारी अगली वीडियो जो चल रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ मैंने शुरू की है। इसमें मैं क्लास 6 के उन बच्चों का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बन रही है जो बच्चे अपनी बेसिक तैयारी करना चाहते हैं या जिनको कुछ भी नहीं पता है। वहां से हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना अध्याय 1, जिसकी हेडिंग क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी बुक का नाम, पहले अध्याय का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ जो है आपको पता चलता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है रसीदा के सवाल से। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी की बात करूं तो सुर्खी का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, न्यूज। यानी वो अखबार पढ़ रही हो, उसकी खबर जो नजर किस पे पड़ती है, निगाह पड़ती है एक न्यूज पे पड़ती है। उसमें क्या लिखा होता है, देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है 100 साल पहले, यानी वहां पर लिखा गया था 100 साल पहले। अब क्या होता है, रसीदा क्या सोचने लगती है, कि सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब यही से आपका चैप्टर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, रसीदा के इसी सवाल से, क्योंकि उसने क्या देखा कि 100 साल पहले उसमें छपा हुआ है। अब रसीदा सोचती है कि भाई 100 साल पहले ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो उसके दिमाग की जो ये सवाल जो उसके दिमाग में उपजा, उसी से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। चलिए, अब आता है अगला हेडिंग, क्या आती है, कैसे पता लगाएं। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई 100 साल पहले क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, तो पता कैसे लगाया जाता है इन चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। क्या कर सकते हैं, तुम रेडियो सुन सकते हो। जैसे क्या होता है कि जो कल की खबरें होती है तुम रेडियो में सुन सकते हो, कि आज जो रेडियो में बता रहा होगा। टेलीविजन देख सकते हो, आप टेलीविजन देख सकते हैं कि कल की जो न्यूज होगी वो आज तो आएगी टेलीविजन में। ठीक है, या फिर क्या, अखबार पढ़ सकते हो। मतलब आप अगर न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में कौन सी खबरें आती हैं। न्यूज़पेपर अगर मान लीजिए 5 तारीख का है, ठीक है, तो उसमें न्यूज किस तारीख की होगी, 4 तारीख की होगी, यानी एक दिन पहले तो आप न्यूज़पेपर से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यहाँ देखिए वर्ड आया है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद। ठीक है, एक याद से मतलब होता है, ठीक है, याद होता है कि मतलब ये कह रही हैं कि आप ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। कब, पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल की बात अगर जाननी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाओ आप, या मिलो जो क्या हो, उस साल में हो या उस साल की बातें उसे याद हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपके बचपन में क्या हुआ था, तो आप शायद न बता सके कि बहुत पहले की बात है। तो उसे जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, उसे हम कैसे जान सकते हैं। यही उसके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। ठीक है, कि बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जाना जा सकता है। ठीक है,
तो अब इसको जो हम लेते हैं वो क्या, ये क्या बन गया हमारा, अतीत बन गया। अतीत का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है, यानी जो बीत गया है, यानी आपका जो भूतकाल भी कहते हैं इसको, ठीक है। भूत का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत वाला भूत का मतलब होता है जो बीत गया है, उसको भूतकाल, काल का मतलब समय, तो बीता हुआ समय जो होता है उसे हम अतीत के बारे में, अतीत से ही उसकी जो है हम तुलना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग क्या आती है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी अब आप उसके ये चीजें आती हैं उसके दिमाग में कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब एक सवाल पूछा गया है कि अतीत के बारे में अब आपको क्या क्या जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे जैसे क्या, लोग क्या खाते थे, ठीक है, भाई वो खाना क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटकों का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामों में लिखा गया है, शिकारियों, ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किस किस के बारे में, पशुपालकों जो वहां पर पशुओं का पालन करते थे, ठीक है, कृषकों जो किसानी करते थे, भाई कैसे किसानी करते थे, ठीक है, शासकों जो वहां का शासक वर्ग रहा होगा, शासक का मतलब क्या होता है, भाई वहां पर राजा मंत्री कुछ रहे होंगे उनके बारे में, ठीक है। व्यापारी, हम व्यापारी के बारे में जान सकते हैं कि वहां पर व्यापारी कैसे थे। पुरोहित, पुरोहित का मतलब क्या होता है, जो पूजा पाठ करवाते हैं आपके यहाँ, जो ब्राह्मण होते थे उस समय या पूजा पाठ करवाते थे, जो लोग कर्मकांड वगैरह कराते थे, तो उनको हम पुरोहित कहते थे, ठीक है। शिल्पकारों, शिल्प से मतलब क्या होता है, पत्थर, शिल्प का मतलब किससे होता है, पत्थर से होता है, ध्यान रखिएगा। तो शिल्पकारों का मतलब जो पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, उनके बारे में जान सकते हैं। हम कलाकारों के बारे में जान सकते हैं, जैसे आज आप मूवी देखते हैं तो एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं कि उस समय वो संगीतकार हुआ करते थे या कैसा संगीत गाया करते थे। और किसके बारे में जान सकते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। जैसे देखिए आज जो बच्चे खेल खेल रहे हैं या हम आप खेल खेलते हैं, तो आप यही पता कर सकते हैं ना कि उस समय जो छोटे बच्चे थे वो कौन से खेल खेला करते थे, अगर हमें इतिहास के बारे में जानने को मिले, ठीक है। कौन सी कहानियां सुना करते थे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बचपन में चाहे अपने दादी से, नानी से आपने कहानियां सुनी होंगी, तो कुछ कहानियां ऐसी थी जो बहुत पहले की हैं, पुरानी हैं, तो क्या वो भी सुना करते थे जो पहले हुआ करते थे, या वो अलग कहानी सुनते थे, ऐसा कुछ था, तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। कौन से नाटक देखा करते थे, जैसे आज भी आप देखते हैं अपने चैनलों पे, अपने टीवी पे देखते हैं ना नाटक, या गेम्स कार्टून्स देखते हैं, तो क्या क्या वो लोग भी ऐसा कुछ देखते थे, ये भी बहुत जानने का एक विषय है, ठीक है। या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इसमें था कि भाई वो कौन कौन से गीत गाते थे, आपको भी गीत पसंद होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ये सारी बातें जो यहाँ लिखी गई हैं, इतनी बातें हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, फिर क्वेश्चन पूछा गया भाई लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मानचित्र एक मानचित्र आपको मिलेगा, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपको किस नदी का पता लगाना है, नर्मदा नदी का पता लगाना है। चलिए अभी लगाते हैं नर्मदा नदी का पता, ठीक है। ये थोड़ा नर्मदा नदी जो है इस पे हमने लिख दिया, फिर ठीक लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई नर्मदा नदी का क्या करना है, हमें पता लगाना है, और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक एक वर्ड आ गया है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो संग्राहक का मतलब क्या होता है, संग्राहक, संग्राहक संग्रह करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या करना, कलेक्टर, इकट्ठा करने वाले, इकट्ठा करने वाले, ठीक है। इनको बोला जाता है संग्राहक, जो कुछ इकट्ठा करते हो। क्या इकट्ठा करते थे उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब अच्छा इकट्ठा करने वाले, या कुशल संग्राहक उनको ही कहा जाता है जो किसी चीज को, अपने हर जरूरत के सामान को इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से
परिचित थे, यानी उनके आसपास जो जंगल थे उसकी संपदा, संपदा का एक मतलब होता है कि वो भरपूर है, उसमें सारी चीजें मिल जा रही हैं आपको, तो उसको संपदा कही जाती है। जैसे जंगलों से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लकड़ियां मिल जाती हैं खाना पकाने के लिए मिल जाती हैं, फल मिल जाते हैं आपको खाने के लिए, ठीक है, ऐसे जड़ी बूटियां मिल जाती हैं आपको दवा के लिए, तो वो एक विशाल संपदा के तौर पर क्या जाने जाते थे, जंगल जाने जाते थे, ठीक है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक है। अब जब कई लाख वर्ष पहले की बात हो रही है, किसकी, कई लाख वर्ष पहले की बात हो रही है, तो उस समय क्या ना उतना घर रहे करते थे, ना उनको इतनी जानकारियां थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, जो जंगलों में रहते थे तो वहां से वो क्या करते थे भाई साहब, जड़ों, फलों तथा अन्य जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से क्या करते थे, संग्रह किया करते थे। संग्रह क्यों करते थे भाई, जैसे देखिए अभी भी हम भी अपने घर में क्या लाते हैं, आटा चावल लाते हैं ना, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, तो वो लोग भी क्या करते थे भाई, उनको भी तो खाना खाना है, उनको भी तो रहना है कि बारिश में या ठंड में वो क्या बाहर जा नहीं सकते, या हो सकता है वो आइटम मिले ही ना उनको वहां पर, तो इसलिए क्या कर लेते थे, वो उसको संग्रह कर लिया करते थे, इसलिए क्या कह जाते थे, कुशल संग्राहक, ताकि जब सर्दी आए या बारिश हो तो उस समय उनको वो क्या भोजन उपयोग में ला सके, ठीक है। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, ठीक है, जानवरों का करते थे आखेट, आखेट का मतलब होता है आखेटक, इसलिए इसी से वर्ड बना है क्या, आखेटक, क्या बना है, आखेटक, भी ये मिला था ना, आखेटक का मतलब क्या हो गया, शिकार, क्या हो गया, आखेटक का, सॉरी आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, और आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार, शिकार कोई भी हो सकता है, हिरन हो सकता है, कोई भी बारहसिंगा हो सकता है, तो कुछ भी इनका शिकार करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, एक कुशल संग्रह भी करते थे। देखिए उस समय क्या थे कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, तो वो क्या करते, इसीलिए जानवरों का शिकार भी किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई अब तुम उत्तर पश्चिम, ठीक है, कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही कितनी, 8000 वर्ष पूर्व की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने क्या उगाया, गेहूं और जौ उगाया। कहाँ पर उगाया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का, जो किरथर पहाड़ियां हैं पहाड़ियों के आसपास ही उगाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं कर दे रहा हूं आपको, ये इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो इससे आप थोड़ा जान जाइएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जब भी पूछा जाएगा कि गेहूं और जो सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, ये हाईलाइट कर दिया है, तो आपके नोट्स में इसको पहले तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि इन्होंने क्या उपजाया था, गेहूं और जौ उपजाया था। अभी हम इस मैप में इसको पता लगाएंगे, इससे पहले हम नर्मदा का भी पता लगाएंगे, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उस समय शहर नहीं बने थे। देखिए शहरों में क्या होता है, जो थोड़ा लोग डेवलप कर जाते हैं, थोड़ा लोग मतलब पैसे से आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, शहरों में रहने लगते हैं। तो वहां पर वो क्या कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कह रहे हैं कि भैया आपको देखिए इतनी सारी चीजों कह रहे हैं पता लगाने के लिए, क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व में गारो और ये देखिए गारो और विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी पता लगा लेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर कृषि का विकास, यानी गारो और विंध्य पहाड़ियों के पास क्या हुआ था, विंध्य के पास क्या हुआ था, कृषि का विकास। क्या हुआ था, कृषि का विकास। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये भी आप अपना नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट भी कर दूं। चलिए उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। और ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में
स्थित थे। ठीक है, चलिए ये भी आप अपना हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए अभी हमें मैप मिलेगा, जो उन्होंने कहा था ना मानचित्र एक, ये रहा मानचित्र एक। तो मानचित्र एक में ही हम सब पता लगाते हैं। चलिए पहला हमारा मानचित्र आ गया। इन्होंने क्या पहले कहा था, नर्मदा नदी का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी आपको मिल गई ना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सतपुड़ा के आसपास से होते हुए जो है सतपुड़ा के जंगलों में और अब सागर में गिर रही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कहाँ नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है, जब भारत के राज्यों का नाम आपने याद किया होगा तो मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए उससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि गेहूं और जौ कहाँ उपजाया था हमने, यहाँ क्या मिले थे हमें, कृषि के साक्ष्य मिले थे। नर्मदा नदी पे क्या मिले थे हमें, कृषि के साक्ष्य मिले थे। उससे पहले उन्होंने क्या कहा था भाई साहब कि सुलेमान, ये देखिए सुलेमान और किरथर। ठीक है, सुलेमान मिल गया हमें और किरथर भी मिल गया। ये इधर मिला है हमें, कहाँ मिला हुआ ये बलूचिस्तान प्रांत है। क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत मिला है। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मिला जुला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है अभी आज के वर्तमान में, क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। आप दो चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं पाकिस्तान चाहे बात करूं, नेपाल भूटान की बात करूं, म्यांमार की बात करूं, ठीक है, या बांग्लादेश की बात करूं, तो उस समय ये देखिए यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यहाँ बांग्लादेश है मान लीजिए आपका। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये देखिए नेपाल भूटान जो भी चीजें आपको मिलती रहते हैं ना, यहाँ पर ये तिब्बत वाला हिस्सा ये है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, ये पाकिस्तान वाला एरिया आता है। लेकिन ये बंटवारा हमारा कब हुआ था, बंटवारा हुआ था 1947 में। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, लाखों वर्ष पूर्व की। तो बंटवारा तो हुए अभी हमारे कितने साल हो रहे हैं, अगर वैसे भी जोड़ेंगे आप तो तकरीबन हम कितना, मतलब मान के चलिए अगर मोटा मोटा हिसाब भी रखेंगे तो 50 से ज्यादा साल, 50 से 60 साल हो रहे होंगे। ठीक है, इतना ही मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं लाखों साल पीछे की ना। तो जब लाखों साल या हजारों साल पीछे जाओगे तब तो कुछ नहीं रहा होगा। तब इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो इसको हम कहते थे उपमहाद्वीप। ठीक है, क्या कहते थे, उपमहाद्वीप कहते थे। इसलिए यहाँ लिखा गया है क्या, मानचित्र एक उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र क्या, उसमें जो प्राकृतिक चीजें होंगी उनको दर्शाया गया होगा। जैसे नदियां क्या है, प्राकृतिक है, पहाड़ क्या है, प्राकृतिक है। देखिए यहाँ हिमालय दिखाया गया है, तो प्राकृतिक चीजों को दिखाया गया है, इसलिए कहा गया है कि उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। समझ में आ गया आपको। तो हमें क्या क्या मिल गया भाई साहब, ये बताइए। हमें मिल गया सुलेमान मिल गया। ठीक है, हमें मिल गया जो है ये क्या कहते हैं, नर्मदा नदी मिल गई। अब हमें गारो पहाड़ियाँ, देखिए गारो पहाड़ियाँ यहाँ मिल गई, देखिए गारो पहाड़ियाँ यहाँ मिल गई। ठीक है, गंगा नदी यहाँ है, जो गंगा नदी यहाँ से एक तरीके से आती है ना, बिहार में भी देखा होगा आपने, बिहार से होते हुए आती है ना। ठीक है, तो और एक हमें यहाँ पर 5 नदियाँ मिलेंगी। देखिए ये सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, हालांकि आती यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से, तो ये यहाँ से निकलते हुए होते हुए कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर रही है, और उसके बाद यहाँ से होते 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 कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसमें ये जो है 5 नदियाँ मिलती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियों के बारे में पूछा जाता है। अभी आपके इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आगे हम फिर पढ़ेंगे। इसने जितना हमसे कहा था उतना हमने देखिए ढूंढ लिया। हमने ढूंढ लिया किरथर, सुलेमान ढूंढ लिया, हमने गारो की पहाड़ियाँ ढूंढ ली, हमने नर्मदा ढूंढ लिया। ठीक है, सारा काम हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहें तो ये सबसे अच्छी चीजें देखिए, यहाँ गोदावरी नदी यहाँ पर है, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी यहाँ पर है। ठीक है, कावेरी नदी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैप को संभाल के रखिएगा, इसके बारे में फिर हम इस मैप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। देखिए वही फिर बात आ गई ना। चलिए एक बार हम फिर से आपको उसका रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ सारा फिर से। अब यहाँ देखिए
यहाँ पर ये रही सिंधु नदी, ये सिंधु नदी ये वाली नदी है, ठीक है, ये नदी यहाँ से है, ठीक है। अब इसकी सहायक, सहायक मतलब जो इसमें मिल जाती हैं आके, सहायक नदियां किन्हें कहते हैं, जो किसी बड़ी नदी में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है, जो अपना अस्तित्व नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, झेलम नदी है, चाहे चिनाब नदी है, जो कि यहाँ से निकलती है ना, ये कश्मीर से ही निकल करके आ रही है, चिनाब और झेलम, झेलम है नदी है, या चिनाब नदी है, या रावी नदी है, या व्यास नदी है, सतलुज नदी है, क्या कर रही है ये पांचों नदी। देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, तो ये पांचों क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं जाकर के सिंधु में मिल जा रही हैं। तो ये क्या हो गई, जो आपके चैप्टर में लिखा गया है, इन नदियों का क्या करना है, हमें पता लगाना है, और इसकी सहायक नदियों का भी पता लगाना है। इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो हमने वहां क्या सहायक नदियां ढूंढ ली, ठीक है। चलिए, इन्होंने प्रयास करने के लिए कहा था, हमने पूरा कर लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी आप नोट करते रहिए अपने नोट्स में, ठीक है। किसे कहते हैं सहायक नदियां, सहायक नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व बात की जा रही है, ठीक है। क्या किए थे, कुछ आरंभिक नगर, कि यहाँ नगर की बात की गई है, किसकी बात की गई है, नगर मतलब क्या, शहर की बात की गई। नगर का मतलब क्या होता है, शहर होता है, ठीक है। तो इतने वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ नगर विकसित हुए थे, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था, इसका जो विकास हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए, इसको भी हम मैप में पता लगा लेते हैं, कहाँ पर है देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी क्या है, ये देखिए सोन नदी, ये सोन नदी है ना, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ से, यहाँ पर आके गंगा में मिल रही है। ये सारी नदियाँ किस में आके मिल रही है, गंगा में मिल रही है, और गंगा फिर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। ये भी एक नदी आके किस में मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर हमने क्या किया, गंगा नदी का पता लगा लिया, और इसकी सहायक नदी सोन का ही पता लगा लिया। तो हमने मैप में इसको पता लगा लिया। आगे देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं वो करने के लिए। नदी सोन का पता लगाओ, तो हमने पता लगा लिया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में क्या था, मगध था, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन में मगध, यानी मगध आप जब पढ़ेंगे तो आगे भी पढ़ेंगे, तो इसमें हम अभी टिक नहीं लगवा रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा। गंगा के जो आसपास का क्षेत्र था उसे वर्तमान जो बिहार है उसी के नाम, मतलब उसको क्या याद जाता था, मगध। यानी बिहार का पुराना नाम अगर पूछे तो क्या था, मगध था। तो ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इससे भी थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। मगध प्राचीन काल में इसको क्या आया था, मगध नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी मगध कहीं पर आए तो आज के आप बिहार से ही उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, शासक इसके, क्योंकि मगध बहुत बड़ा महाजनपद के तौर पे उभर के आया था, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि कहाँ तक ये फैला हुआ था, और इसके शासक क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था, ठीक है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी ऐसा नहीं था कि मगध अकेले था, मगध के साथ साथ अन्य राज्यों की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर छोटा सा दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है, मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। जो है भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, या दक्षिण एशिया को एक उपमहाद्वीप की दर्जा क्यों मिला हुआ है वो भी बता देते हैं। तो इसमें लिखिएगा, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है,
दक्षिण एशिया क्या है, एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन क्या है, विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि जो जो विश्व का, अगर देखा जाए विश्व को कितने महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने हैं हमारे पास, महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप हमारे पास 7 हैं। तो 7 में से क्या हुआ है कि जो दक्षिण एशिया वाला बताया जा रहा है आपको, कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप में छोटा है लेकिन विशालता, और बाकी एशिया मतलब जो बाकी आपके 6 हैं उनसे क्या है, इसको उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। मतलब जस्ट महाद्वीप तो नहीं बन पाया ये, लेकिन क्या है, उपमहाद्वीप है। ठीक है, आसपास, उप का मतलब होता है पास में, यानी महाद्वीप के आस ही पास है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, लोगों ने क्या किया है, एक हिस्से दूसरे हिस्से तक यात्रा भी की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग ऐसी यात्रा भी करते थे कि रास्ते में ही वो अपने प्राण जो गंवा बैठते थे। ठीक है, पूरी यात्रा भी पूरी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं यही कहने का यहाँ मतलब है कि समुद्रों के कारण जो है और पहाड़ी रेगिस्तानों के कारण क्या होता था, उनकी यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। पता लगे 50 लोगों का दल जा रहा है तो पहुंचते पहुंचते 25 ही लोग पहुंच पाते थे कहीं पर। ठीक है, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। ठीक है, अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। मतलब जैसे राजा है, राजा किसी एरिया को जीतना चाहते हैं तो क्या करते थे, वो भाई जाते थे। ठीक है, लड़ने के लिए अपनी सेना लेकर के जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। देखिए, व्यापारियों का तो काम ही रहता है कि भाई कुछ सामान यहाँ से खरीदा, कुछ सामान कहीं और से खरीदा, और उनको बेचने और खरीदने के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। उस समय जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे उनका काम क्या था कि लोगों को शिक्षा देना और सलाह देना। यानी उस समय भी ये सारे काम हुआ करते थे। जैसे स्कूल नहीं थे मान लीजिए, तो क्या थे, धार्मिक गुरु थे। ठीक है, उनकी जगह पर क्या थे, धार्मिक गुरु थे। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव था, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, जानना चाहते थे यार इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो वो क्या, जैसे आज भी आप लोग थे ना कि घूमने जाते हैं, नए नए शहरों को मतलब घूमते हैं, जाते हैं ना, यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है। तो उसी तरीके से वहां के लोग भी क्या करते थे कि देखते थे यार, जो कि उनके पास गूगल तो था नहीं कि देख लें यहाँ से वहाँ क्या क्या है, तो वो सोचते थे कि चलो चलते हैं उस छोर पे हमें क्या मिलेगा, तो उसको भी वो लोग क्या करते थे। ठीक है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इसमें फिर से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज भी आप देखिए तो लोग क्यों यात्राएं करते हैं, जो सेम पिछली बार करते थे सेम हम भी इसीलिए आज यात्राएं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, देखिए भाई फिर से आपको मानचित्र दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तलाशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई जैसे आप देखेंगे, जब मैप देखेंगे, चलिए मैप देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ये हिमालय श्रेणी है, हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, इधर आपको हिमालय की श्रृंखला मिलेगी, तो और यहाँ पर आपको गारो की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जब देखेंगे तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, और यहाँ पर भी आपको पहाड़ियों पर्वतों की श्रृंखला मिल जाती है इस तरफ जो है। ठीक है,
तो इनका कहने का मतलब था कि जब आप मैप देखेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि ये सारी सीमाओं पर मतलब रोक लगा रहे हैं एक तरीके से। पहाड़ क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, तो वहां से कोई क्रॉस करके कैसे यहाँ इंटर करेगा भाई, वहां से आने के लिए उसको वो चाहिए ना, इधर से आने के लिए कि पहाड़ों को पार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते थे, इनको पार करके चले आते थे। ठीक है, उनकी वर्डिंग पकड़ते हैं और आपने इसको देख ही लिया। चलिए वहां पर चलते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमारा फिर से वर्ड, कि भाई इनको पार करके भी लोग आए और यहाँ आके क्या कर गए, बस गए। ठीक है, यहाँ पर आकर के बस गए। ठीक है, और यहाँ पर खेती वेती करते थे, अपना रहते थे। ठीक है, चलिए कहा था कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने के लिए और संगीत रचने के लिए, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो वहां से जब आए तो यहाँ से एक दूसरे के जो विचार थे वो साझा करते रहे कि ऐसा पत्थर तराशा कैसे जाता है या संगीत कैसे बनाया जाता है। इस तरीके से जानकारियां होती रही एक दूसरे को। ठीक है, अब पड़ता है देश के नाम। ठीक है, तो अब अपने देश की हम बात करते हैं। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, आपने देखा होगा ना, आप किसका इंग्लिश में इंडिया लिखते हैं या भारत, हिंदी में क्या लिखते हैं आप लोग, भारत लिखते हैं, जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, देखिए इंडिया का, इंडिया जो है, इंडिया किससे निकला है, इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिया, इंडिया किससे, इंडस से निकला हुआ है, यहाँ इंडस लिख देता हूं। और इसको संस्कृत, जिसे संस्कृत में क्या जाता है, सिंधु कहा जाता है। क्या जाता है, सिंधु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई जो एक नदी थी अभी आपने देखा ना, सिंधु नदी, उसी को ही इंडस कहा जाता था एक तरीके से। क्या कहा जाता था, इंडस कहा जाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई जब उसको इंडस कहा जाने लगा तो उसी से जो वहां की उस जो जमीन थी इस तरफ इंडस की तरफ में, उसी से क्या बन गया, इंडिया बना। ठीक है, तो अपने एटलस, इन्होंने कहना मतलब आपके पास अगर एटलस की कोई किताब हो तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि जैसे अब हम आपको फिर से मैप के पास ले चलते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर ईरान, ठीक है, ईरान और इराक जैसे क्षेत्र मिलेंगे। जब आप अपने खोलेंगे आपका एटलस तो पूरा मैप नहीं बना हुआ है ना, इसमें तो उप महाद्वीप के बारे में बना हुआ है। तो ईरान इराक जब आपको खोलेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एटलस में मिलेगा। तो यहाँ से लोग क्या आए थे, इधर आए थे। ठीक है, तो उन्होंने इस नदी जो दिखना है, सिंधु नदी लिखी नहीं यहाँ पर, इस नदी को क्या कहा था, इंडस कहा था। जैसे कुछ लोगों ने तो इंडस कहा। ठीक है, और कुछ लोगों ने इसको क्या कहा, सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा, हिंदू या हिंदोस कहा। क्या कहा, हिंदोस कहा। ठीक है, तो इसमें यहां से क्या बन गया आपका था, इंडस से जो बन गया वो क्या बन गया, ये बन गया आपका पूरा इंडिया। यहाँ का जो पूरा क्षेत्र था उसको लोगों ने क्या बना दिया, इंडिया बना दिया। ये पूरा क्षेत्र रहने का, देखिए भारत है ना पूरा, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ फिर से। तो ये दिमाग में मतलब आइएगा कि ये मैप अपने दिमाग में आउटलाइन बना के रखिए, ये सब पूरा एक ही था। ठीक है, तो इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कह दिया, पूरे को इंडिया कह दिया। और इसी से हिंदुस्तान भी पड़ता है। ठीक है, हिंदुस्तान भी इसी से ही पड़ जाता है, क्योंकि वो जब हिंदू या हिंदू कहा इसको, इस नदी को, ठीक है, यूनानी या जो भी इराकी या यूनानी हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या कहा, जब इसको सिंधु या हिंदू कहा तो उससे हिंदुस्तान पड़ गया और इंडस से वो क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में क्या होते थे, एक लोग था, भरत कबीला था हमारे यहाँ। ठीक है, क्या था, भरत कबीला था, बहुत पहले के लोग थे, भरत कबीला। कबीला मतलब कुछ एक गांव था, तो पहले गांव का नाम मान लीजिए, या पहले एक जो राजा वाजा हुआ करते थे ना, उनके जो राज्य का जो मतलब होता था, एक कबीला टाइप होता था, उसके एक राजा होते थे। तो उसमें जो भरत कबीला हमारे पास था, बहुत पुराना कबीला था, बहुत बड़ा कबीला भी था। तो उसकी वजह से क्या पड़ गया कि ये भारत का नाम पड़ा। ठीक है, तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए, एक कृति मतलब क्या है, रचना होता है, कृति का मतलब होता है रचना। ठीक है, इसके बारे में आगे वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें भी हम आपको इसमें क्लियर करेंगे।
तो एक किताब लिखी गई है ऋग्वेद नाम की, जिससे सबसे पुरानी किताब का दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। एक बुक है, क्या है, एक ये बुक है। इस बुक में क्या लिखा गया भाई साहब, इसका जिक्र किया गया है भरत कबीले का, ठीक है। तो उसका उल्लेख मिलता है, तो बाद में इसका प्रयोग क्या होने लगा, देश के लिए होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा, भरत का। भरत मतलब भारत का, ठीक है। तो इसी से हमारा निकल के आता है भारत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछा जाता है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है। अतीत के बारे में आप लोग कैसे जानिएगा। तो अतीत के बारे में कई तरह से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। चलिए, अब अतीत में कुछ पुस्तकें जरूर लिखी गई होंगी, उनको क्या करना है, आपको ढूंढना है और पढ़ना है। तो जब आप ढूंढेंगे और उनको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उस समय के जो चीजें लिखी गई होंगी उनके बारे में जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं, पांडुलिपि, ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कही जाती थी, पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। चलिए, अभी कुछ लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु, ठीक है। मैनु, जो मैनु है, मैनु का शब्द क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। यानी मैनुअल, कुछ लोगों ने मैनुअल देखा होगा ना, मैनुअल से ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो मैनुअल से मतलब क्या होता है कि वो मतलब क्या होती है, हाथ से चलाने वाली है, ऑटोमेटिक खुद से चलने वाली है, ठीक है। तो उस तरीके से होता है ना कि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट भी वहीं से निकला हुआ है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट और हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बार बार बता ही दिया इन्होंने कि मैनु जो शब्द है जिसका होता है क्या मतलब, हाथ है, ठीक है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। चलिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मिल गया हमें, फिर से हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको अपने नोट्स में जोड़िएगा। ये पांडुलिपियां क्या है, प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पांडुलिपि होती थी वो ताड़पत्र पे एक तो मिल गई, ठीक है, ताड़पत्र पे मिल गई, और एक भुर्ज का पेड़ होता था, जो कहाँ होता था, हिमालय में होता था भुर्ज पेड़। तो इस पेड़ पे जो है, जो इसकी छाल होती थी, उस छाल से हम लोग क्या बनाते थे, भोजपत्र तैयार करते थे। क्या करते थे, भोजपत्र तैयार करते थे, ठीक है। और उस छाल को मतलब कुछ भी करके प्लेन करके भोजपत्र तैयार करते थे, और उस भोजपत्र पे हम क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है। चलिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ आपको यहाँ दिखाया गया है। चलिए, मैं आपको आगे भी कर देता हूँ, भी देख लेंगे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, एक आपको ये ताड़पत्र पे बनी हुई एक क्या है, पांडुलिपि है, ठीक है। देखिए, इस पे कुछ लिखा भी गया है, चाहे संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत का ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, काफ़ी राइटिंग भी अच्छी है भाई साहब इनकी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बताया हुआ है कि भाई आप जो यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, वो जो है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, मतलब एक पृष्ठ है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पत्तों पे भी लिखा जा सकता था। उस समय क्या करते थे लोग, पत्तों पे लिखते थे, लेकिन सारे पत्तों पे नहीं। वहां बताया गया है किस पेड़ पर, ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के पत्र पर और भुर्ज पेड़ की छाल पर, इन्हीं दो पर ही ज्यादातर रचनाएं हमें मिली हैं। ऐसा नहीं कि सारे पत्तों पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने इमेज देख ली, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं।
प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। देखिए पुस्तकों में किसकी किसकी चर्चा मिलेगी हमें? जो वहाँ के राजा थे उनका जीवन कैसा था, कुछ लोगों ने दवाओं के बारे में लिखा होगा, औषधि विज्ञान के बारे में लिखा होगा, कुछ लोगों ने वहाँ की धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा होगा कि भाई लोग कैसी धार्मिक मान्यताएं रखते थे वहाँ पर। जैसे होता नहीं कि आज के समय में हम धार्मिक मान्यता रखते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, या अलग अलग धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो क्या उस समय भी ऐसा कुछ था? तो वो जो पांडुलिपि में लिखा मिलता है, ठीक है, तो इससे हम जान जाएंगे ना कि वहां पर क्या था। तो पांडुलिपि हमारे लिए क्या थी? बहुत अच्छी चीज थी इतिहास को जानने के लिए। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। क्या है? नाटक, कविताएं। आप देखिए महाकाव्य जो हमारे यहाँ रामायण हो गया, तो ये सब क्या किस पे मिलती है? हमें लिखी हुई पांडुलिपियों पे ही तो मिलती हैं, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। देखिए कुछ हमें क्या मिले हैं? संस्कृत में मिले हैं, और किस में मिले हैं? प्राकृत, ये भी भाषा ही है, ठीक है, और तमिल में मिले हैं, यानी 3 भाषाओं में मिले हैं। लगभग हमें किस में मिले हैं? संस्कृत में ही मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको देववाणी भी कहते थे वैदिक काल में। तो नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम संस्कृत के बारे में बताएंगे, प्राकृत के बारे में बात करेंगे आगे, और तमिल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। आम लोग किसका प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो तीनों भाषा यहाँ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, संस्कृत भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए, प्राकृत भी कर दे रहा हूँ, तमिल भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब एक और चीज आ गई हमारे लिए, क्या आ गई हमारे लिए? अभिलेख आ गए, ठीक है। तो हम किसका भी अध्ययन कर सकते हैं? अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब इनमें क्या था कि अभिलेख होते क्या है? अगर आपसे जानकारी के लिए पूछे तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो आपके लेख रहेंगे, लेख अथवा ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उन्हें आप अभिलेख का दर्जा दे सकते हैं। यानी जो कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाएं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अभिलेख का दर्जा दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभिलेख किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे कोई, तो आप ये क्या लिखेंगे? ये आप जानकारी वहां लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। चलिए ये क्या बात होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में, शहरों में क्या होता था, जब कहीं कुछ चीजें होती नहीं, रोड हो गई मान लीजिए, रोड का उद्घाटन होता था तो देखते थे मंत्री जी बड़े बड़े अपने पोस्टर कह रहा हूँ, पोस्टर भी लगवाते थे, और एक वहां पर एक पत्थर भी लगवाते हैं रोड के सामने, उस पर लिखा होता है उनका नाम वाम लिखा होता है, भाई उसको आकर के आज फीता उटा काटेंगे और मस्त एकदम दिखाएंगे कि हाँ देखिए इन्होंने बनाया है, उसमें नाम उनका लिखा रहता है, ठीक है, उस पत्थर पर। तो क्या करते थे उस समय भी इस तरीके काम हुआ करते थे, ठीक है। जैसे बाहर आप देखें नेम प्लेट लिखवाते थे लोग, ठीक है, कि हाँ लोग देख सके दूर से कि हमारा नाम है या हमारा घर है। तो उसी तरीके से किसी ने कोई आदेश देना होता था कि नहीं भाई कल से जो है, कल जो है काम पे इतने लोग इतने बजे से आएंगे, तो उसको भी क्या कर देते थे? उस पर उत्कीर्ण करवाते थे अभिलेखों पर, ठीक है। यानी पत्थरों पर कोई चीज लिखवा देना ही एक तरीके से अभिलेख है। अगर आप में मोटा मोटा जानकारी करिए, देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए किसी और भाषा में लिखा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखा गया है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। देखिए ऐसा होता था पहले, देखिए अब अभिलेख बनवाना है तो अभिलेख बनवाने में क्या लगता था? पैसे लगते थे। अब गरीब आदमी के पास पैसे उतने थे नहीं, तो कभी कभी क्या होता था राजा रानी ही अपने अभिलेख बनवाते थे कि देखिए राजा को ये पसंद था, रानी को ये पसंद था, राजा ऐसे थे, रानी ऐसे थे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या मिला है कि भाई लोगों ने भी क्या किए हैं, अपने कार्यों का जो विवरण था वो भी उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी लोग कैसे रहते थे, आम आदमी भी कैसे रहता है, उसने भी अपने करवाए हुए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कोई लड़ाई हुई, विजय हो गई, तो उन्होंने क्या किया? पत्थर पे लिखवा दिया, भाई ये आप लंबे चौड़े समय तक रहने वाला है ये,
और ताड़पत्र तो क्या था, वो तो खराब हो जाता, कीड़े खा लेते उसको या धुल जाता, और उसको दिखा भी नहीं सकते थे, और ये कोई मिटा भी नहीं पाएगा, तो उसको इस पे लिखाते थे, भैया हम देखो जीत गए हैं और हमने इस पे लिखवा दिया, मिटेगा नहीं कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी लिखी हुई, क्या लिखे, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। देखिए ये कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख है, और कितना पुराना है, 2250 वर्ष पुराना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, किसके जो है उस पर करवाया गया था, अशोक नामक शासक के आदेश पर। ठीक है, ये वाला अभिलेख। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। तो यानी जो वहां पर रसीदा को बताया जा रहा है कि भाई इसके बारे में भी आप अध्याय 8 में पढ़ोगे कि जिस शासक ने इसको करवाया था, खुदवाया था, तो इसको किसी एक शासक मतलब राजा ने ही करवाया था। ठीक है, तो उसने किसने करवाया था, इसके बारे में भी आप अध्याय 8 में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए इसको ज़्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है, लिपि और क्या, भाषा। ये मैं आपको भी इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। ठीक है, लिपि और भाषा का मतलब, तो जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि भाई इसको मैं आपको अलग से क्लियर कर देता हूँ, भाषा और लिपि के बारे में। किसके बारे में, भाषा और लिपि के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसको पढ़ते हैं कि भाषा क्या है और लिपि क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मेरा नाम राम है। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राम है, राम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, भाषा क्या है इसकी और लिपि क्या है। देखिए भाषा क्या है और लिपि क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसी चीज को मैं लिखता हूं कि माई नेम इज राम। ठीक है, अब मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरा नाम राम है, जैसे आप लोग टाइप करते होंगे ना आजकल अपने हिंदी में। चलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया हुआ है। इसमें भाषा क्या है इसकी, जैसे मेरा नाम राम है, भाषा क्या है आपकी, ये क्या है भाषा, हिंदी है। क्या है ये, जैसा हिंदी है। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ मैं इसका, ठीक है चलिए मैं रेड कर देता हूँ इसको, ये क्या है, हिंदी है। ये भाषा कौन सी है, माई नेम इज राम। तो माई नेम इज राम क्या बनेगी आपकी भाषा, ये भाषा बन जाएगी इंग्लिश। देखिए मैं क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ ना अभी, और ये क्या होता है, मेरा नाम राम है, ये क्या बन गई आपकी भाषा, ये भाषा क्या बन गई, ये हिंदी ही बोल रहा हूं मैं। देखिए भाषा क्या होती है, भाषा जो होती है वो क्या होती है, बोली जाती है। क्या होती है, बोली जाती है। और लिपि क्या है, लिपि का मतलब होता है लिखावट, ला से याद रखिएगा। लिपि का मतलब क्या होता है, ये लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, लिखी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, भाषा और लिपि को जानना। देखिए अब लिपि, इसकी लिखावट कैसी है, देखिए आप, इसकी लिखावट है हिंदी में, लेकिन ये लिपि इसकी है देवनागरी। क्या है, देवनागरी। जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो ध्यान रखेंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। ठीक है, देवनागरी में हिंदी, संस्कृत आप लोग सब क्या किसमें लिखते हैं, देवनागरी में ही लिखते हैं। और इंग्लिश, इसकी लिखावट किसमें, MYNA, ये जो अक्षर लिखे गए हैं ये रोमन होते हैं। क्या होते हैं, रोमन होते हैं। क्या होते हैं, ये रोमन होते हैं। ठीक है, लेकिन और ये जो मैं हिंदी में लिख रखा है मैंने, इसकी लिपि कैसी है, क्योंकि MAR ये सब यूज किया है ना मैंने, तो इसकी भी लिपि क्या बनेगी, रोमन ही बनेगी। क्या बनेगी, रोमन। क्योंकि हमने ABCD क्या है, ABCD, ये जो क्या है, ये सब रोमन लिपि है ना। ठीक है, तो हम ये जो कभी कभी कंफ्यूज आते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या है, खगोष्ठी लिपि क्या है, तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि लिपि का मतलब होता है लिखावट से। क्या होता है इसका मतलब होता है लिखावट से। ठीक है, और इसका भाषा का मतलब क्या होता है, अलग होता है। भाषा क्या होता है, बोली जाती है, और लिपि क्या होता है, लिखी जाती है। तो ये डाउट हमेशा से अपना क्लियर करके रखिएगा कि जब भी मैं पूछूं कि भाई भाषा का क्या मतलब क्या है और लिपि का मतलब क्या है, तो वहां आपको ये निकल करके आना चाहिए कि इंग्लिश, चाहे मैं हिंदी मैंने यहाँ लिखा, चाहे रोमन, यहाँ पर रोमन देखिए ना, दोनों रोमन है, लेकिन ये क्या है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है ना, मतलब दोनों अलग अलग। तो इस चीज में कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। देवनागरी आप आगे पढ़ेंगे कि जो हम हिंदी में लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं ना, आप जैसे अपना नाम राम श्याम कुछ भी आप लिखिए, राम लिखिए चाहे श्याम लिखिए। ठीक है,
ये सब किस में लिख रहे हैं आप, ये सब आप अपना नाम लिख रहे हैं किसमें, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं, ठीक है। ये वैसे तो है हिंदी भाषा, भाषा कैसी है इसको, हिंदी है। यानी भाषा हम क्या करते हैं, जो हम बचपन से ही एक दूसरे को जो बोलते हैं बोलते हुए सीख जाते हैं, लेकिन लिपि को क्या करते हैं, हमें सीखना पड़ता है और एक क्रमबद्ध तरीके से लिपि लिखी गई होती है, तो ये लिपि है। जैसा कि अशोक के चाहे जो अभिलेख है, तो अभिलेख में लिपि क्या लिखी गई है इस पर भी चर्चा होती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको भाषा और लिपि के बारे में अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ पर इनका कहना है कि भाई साहब ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो अभिलेख लिखा गया है ये किस में लिखा गया है, ये यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको, यूनानी और अरामाइक, ठीक है, कि दो लिपियों में है, ठीक है। लिपि और भाषा का भी आप समझ गए होंगे अंतर कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में दो भाषाएं प्रयोग होती थी, यूनानी और कौन सी, अरामाइक। तो यूनानी और अरामाइक जो दो भाषाएं थी उसी लिपि में है, भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। ये जो आपका पूरा लिखा गया है ये अभिलेख, ये उसी भाषा और लिपि में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीचर पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयां आती थी, ठीक है। चलिए हम यही बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो ये हो गया कि ये काफी समय तक टिके, काफी समय तक रख रखाव उसका क्या था, काफी समय तक सुरक्षित रखे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते थे, ठीक है, सुरक्षित था, ठीक है। और काफी दिनों तक इसको संभाल के रखा जा सकता था, ठीक है, कि मतलब इनको जो है हम काफी दिनों तक रख सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें पांडुलिपि की, तो पांडुलिपि किसकी, पत्रों पे थी, तो वहां पर क्या होता था कि भाई वो खराब हो जाती, उसको कीड़े खा लेते। अभी कह रहे हैं कि क्या क्या कठिनाइयां आती थी। देखिए कठिनाइयां इसलिए आती थी कि जब आप इस पे उत्कीर्ण करवाएंगे तो इसको अगर कोई खराब हो गया, यहाँ पर किसी ने गलत नाम लिख दिया तो उसको सुधार नहीं कर सकता, पहली चीज तो वो, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक बढ़िया सा पत्थर चाहिए और उस पत्थर की तलाश करिए, उसके बाद में एक अच्छी सी मिस्त्री की तलाश करिए, तो कठिनाइयां तो आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। यानी इतिहास में जो ऐसी वस्तुएं आती हैं, इतिहास में जो हमें खुदाई पर मिलती हैं या हमें जो इतिहास की चीजें मिलती हैं, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा कि इतिहास की वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं का जो मिलती हैं हमें, अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। ये भी आपकी अच्छी परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के विशेष अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे अगर मांसाहारी रहते होंगे तो वहां पर उनके घरों में क्या मछलियों, चिड़ियों की भी क्या है, हड्डियां मिलती रही होंगी। तो वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो वनस्पतियों के अवशेष तो मिल नहीं पाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाते थे और वो जो है एक कुछ समय बाद उसी मिट्टी में है मिल करके उसी में जो है घुल मिल जाते थे, ठीक है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ऐसा क्वेश्चन फिर दिमाग में चलता है भाई किसी के वहां पर कि भाई क्या उनको कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे? ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो अवशेष उनको जरूर ना जरूर मिले होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सारी जानकारी, पहला ही चैप्टर है तो सारे डाउट पहले चैप्टर में तो क्लियर नहीं हो सकते हैं। अभी हम पूरी किताब पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हमें क्या मिला
और क्या नहीं मिला। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्रोत मतलब प्रूफ। पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार किसका प्रयोग करते हैं? प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जो जानकारी आप उनको मिल रही है वो क्या है? प्रूफ है, स्रोत है। क्या है? स्रोत है। और इसका प्रयोग किसके लिए है? क्या है? एक तरीके से सोर्स है कि भाई यही सोर्स है हमारा, इसी से तो हमें जानकारी मिली। यानी कल को कोई कहता है नहीं ये नहीं ऐसा था, तो आप क्या कहेंगे? देखिए भाई इस पांडुलिपि में लिखा था इसलिए तो हम कह रहे हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अच्छा ये बताओ कि अगर किसी ने कहा आपसे कि भाई छुट्टी बंद रहेगी, छुट्टी कल स्कूल बंद है, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? कहाँ से पता चला? आप कहेंगे व्हाट्सएप से पता चला, ठीक है, या ये देखिए ये लेटर से पता चला, स्कूल के देखिए प्रिंसिपल ने साइन किया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? उसको सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्रोत बोलेंगे। तो इसीलिए क्या करते थे, जो पुरातत्व से जानकारियां मिलती थी तो इतिहासकार को क्या लगता था? ये स्रोत है। इतिहासकार कौन? जो अतीत को जानना चाहते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ ये बता दिया, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में हम पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। देखिए स्रोत के बारे में जब जानते हैं तो रोचक किस लिए हो जाता है? क्योंकि वहां पर उस अथराइज चीज हो गई ना, कि वहां पर वो होती थी। ऐसे तो अपने मन से कोई कुछ भी लिख देगा, कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन उसका क्या था? प्रमाण नहीं था, प्रमाणिक नहीं थी वो, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गई? प्रमाणिक हो गई। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इससे क्या करते हैं आप? धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यानी धीरे धीरे आप चीजों को जोड़ने लगते हैं कि हाँ क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो उनकी पूरी दिनचर्या ही आपको पता चल जाती है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पढ़ाते आता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ कि हाँ आपको जब भी पढ़ना है तो एक जासूस की तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए भैया वहां पर मछली की हड्डियां मिल गई तो इसका मतलब मछली खाते थे, तो वहां पर भी यही कहा गया है कि पुरातत्वविद उस जासूस की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी उनको जानने का प्रयास किया जाता है। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि यहाँ पर दो इमेज बनी हुई है। इमेज मतलब दो चित्र बने हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं, ठीक है। ये होता है कि आपका बाएं हो गया। जब भी आप पढ़ते होंगे तो बाएं और दाएं आपको मैथ में मिलता होगा ना, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो उसका मतलब क्या होता है? बाएं और दाएं होता है। तो ये बाएं तरफ इमेज बनी हुई है, दाएं तरफ इमेज बनी हुई है। तो इसमें बाएं तरफ क्या है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये एक नगर से मतलब हमें खुदाई में एक नगर से ये पात्र मिला था, इसको क्या बोलते हैं हम? पात्र बोलते हैं। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या होता है? बर्तन होता है, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे नहीं तो घड़ा लग रहा है, तो घड़ा ही है, बट वो क्या है? बर्तन है। क्या है? बर्तन है। इसमें पानी वानी रखते होंगे, हो सकता है। तो ये हमें मिला है। ये क्या हुआ? हमें खुदाई में मिला हुआ है। और दाएं तरफ ये क्या कह रहे हैं? इसमें करते क्या थे? यहाँ भी लिखा हुआ है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, अच्छा दाएं की बात बाद में करते हैं। तो इसका प्रयोग कब होता था? इसका जो यूज करते थे वो लोग 4500 वर्ष पूर्व। सोच लीजिए आज से इतने साल पहले इस तरीके के पात्र यूज होते थे। लेकिन आज क्या है? आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं ना इस तरीके के। गर्मियों में हो सकता है कहीं कहीं आप इस तरीके के पात्र देख लेते हो जहाँ पानी को ठंडा रखने के लिए घड़े का प्रयोग किया जाता है ना। ये कहानियों में सुनते होंगे, वो कौवे और घड़े वाली कहानी में। तो ये इस तरीके के पात्र का प्रयोग उस समय होता था। अब दाएं क्या है? दाएं देखिए, दाएं पे हम देखते हैं कि एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये देखिए ये क्या है? चांदी का सिक्का है। इसको मैं लेता हूं चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है। अब इन्होंने किसके बारे में क्या कहा है? इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कितने वर्ष पूर्व होता था? इसका 2500 वर्ष पूर्व होता था, इस पूर्व, ठीक है, इसका प्रयोग होता था, ठीक है। और लिखा गया है कि हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वालों सिक्कों से या सिक्का कैसे भिन्न है। मतलब ये सिक्का जो हम प्रयोग में सिक्का करते हैं, आज भी आप लोग सिक्के यूज करते होंगे ना, तो ये सिक्का उन सिक्कों से कैसे भिन्न है। तो देखिए एक भिन्नता तो ये मिल जाती है कि हमारे समय जो सिक्के हैं वो कैसे हैं? गोल हैं, यानी राउंडल हैं। और ये सिक्के कैसे हैं? रेक्टेंगल हैं। कैसे हैं? मतलब स्क्वायर में है या आयताकार है या वर्गाकार है, ऐसे है ना। लेकिन हमारे सिक्के कैसे हैं? एक तो गोल है, ठीक है। और हमारे सिक्के चांदी के नहीं है, लेकिन ये सिक्के क्या थे? चांदी के थे। इनके सिक्के किसके हैं? चांदी के हैं,
ठीक है। तो ये हमें एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है अंतर। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, जो भी सवाल छोटे छोटे पूछ रहे हैं ना हमारे द्वारा आज के सिक्कों में अंतर क्या है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पात्र घड़ा जो भी कह लीजिए, अब उसको मैं घड़ा ही लिख दूं अगर मान लीजिए, तो ये घड़ा जो है वो भी हमें खुदाई में मिला था, लेकिन कब मिला था, 4500 वर्ष पूर्व। इसके बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है कि आप इसको अपने उसमें लेख में लिखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये ज्यादा पुराना है और ये कम पुराना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, अतीत एक या अनेक, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है। किसके रूप में किया गया है, बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी हमने क्या लिखा हुआ है, हमारे अतीत, क्या लिखा हुआ है, हमारे अतीत। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये इसमें ये हमारा बहुवचन के रूप में है, किसमें है, बहुवचन के रूप में है। बहुवचन मतलब क्या होता है, एक वचन मतलब एक की बात कर रहे हैं और बहुवचन मतलब कई लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो केवल किसी एक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा नहीं, हम कृषक के बारे में भी जानेंगे, किसान कैसे थे, हम पशुपालकों के बारे में भी जानेंगे, पशुपालक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस किताब का जो नाम ही था, पहले हमने कहा था कि आपको नाम हमेशा याद रखना है, हमारे अतीत, बुक का नाम हो चाहे चैप्टर का नाम हो। देखिए हमारे अतीत ये क्या है, एक बहुवचन है जिसपे हमें ध्यान देना था, ठीक है। तो आपने हो सकता है ध्यान भी दिया होगा, लेकिन अब हम यहाँ बता दे रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं अतीत, वो क्या कर रहे हैं, हम कई लोगों के अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, हमारे अतीत, ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अतीत था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि किसानों का जीवन अलग था, वो खेती किसानी करते थे, लेकिन व्यापारी क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो हर किसी की अलग अलग जीवन था। तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ग के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना। हम कृषकों के बारे में भी जानकारियां ले रहे हैं, हम पशुपालक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हम राजा रानियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसी एक के बारे में नहीं करेंगे। मैं जैसे अगर मुझे बात करनी हो कि भी एक वचन की बात करूं, मैं अपने के लिए बात करता हूं, ठीक है, अपने, ठीक है। और हमारे, अपने और हमारे में क्या अंतर है, अपने के लिए मैं केवल एक की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा कर रहा हूं। मैं हो सकता है 4 की बात कर रहा हूं, मैं 5 की, मैं 6 की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अंतर होता है, ठीक है, हमारे और अपने में, ठीक है। अपने की बात के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल एक की बात कर रहा हूं। तो यही यहाँ पर कहा गया है, समझाया गया है कि जो हमारे अतीत हमने लिखा हुआ है वो क्या है, हम कई लोगों के अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है कि क्या आपको पता है कि अंडमान हमारे पास द्वीप है, द्वीप का ऐसा होता है जो पानी से घिरा होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा जो है, आज भी आपको देखेंगे वहां जाकर के, तो वहां भी आज भी आदिवासी लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे इकट्ठा करते हैं, मछलियां पकड़कर और शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। वहां पर कोई ऐसी दुकान नहीं है, वहां पे खेती नहीं करते, वो लोग जंगलों में रहते हैं और अपना जंगलों से ही आज भी आप जाकर के देखेंगे ना, तो हमारा आज का टास्क रहेगा, अपने एटलस में आप अंडमान निकोबार द्वीप देखेंगे, ठीक है, कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। शहरों में जो लोग रहते हैं वो खाद्य आपूर्ति का मतलब क्या होता है, खाने पीने के लिए किस पे निर्भर करते हैं, अन्य व्यक्तियों पर। क्यों अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भाई जो शहरों में लोग रहते हैं वो तो खेती करते नहीं है, वो किससे लेते हैं, किसानों से लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो अगर आप शहर में रहते होंगे तो हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में किसी दूसरे से अपना पैसा देकर के ही सामान लेते हैं। तो हम क्या है, हम निर्भर है। मान लीजिए हमारे पास पैसे भी हो लेकिन हमें सामान ना मिले तो हम क्या करेंगे, हमारी खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। पूर्ति, आपूर्ति का मतलब किसी चीज को पूर्ति करना, ठीक है, उसी को कहा जाता है आपूर्ति, ठीक है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसे आज चीजें हैं वही सेम चीज अतीत में भी थी। अतीत का जब भी बात करूं तो आप सोचिएगा बीता हुआ कल, यानी इतिहास में या भूतकाल में, ठीक है। अतीत का मतलब क्या हो गया, इतिहास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई आपको।
आगे बढ़ते हैं हम। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यानी जो शासक होते थे, शासक का मतलब कौन होता था? राजा, ठीक है, राजा या रानी या जो भी कोई होता था, राजा, राजा शासक होता था। तो वो क्या करता था? जो लड़ाई लड़ता था, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई अगर करता था तो उसका लेखा जोखा रखता था। क्या रखता था? लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब उसका हिसाब किताब रखता था अपने पास में कि भाई मैंने ये लड़ाई लड़ी है, इसमें हमारे इतने सैनिक लगे हैं और इनसे लड़ी है और ये चीजें जीती हैं। तो वो उस समय की जो लड़ाइयाँ होती थी वो लेखा जोखा किस में मिलता है? हमें पांडुलिपि में या अभिलेखों में मिलता है, जैसा हमने पढ़ा था अभी पांडुलिपि के बारे में, अभिलेख के बारे में। तो उससे हम क्या जान जाते हैं? उससे हम जान जाते हैं, काफी कुछ चीजें जान जाते हैं कि भाई किससे लड़ाई की थी, क्यों लड़ाई की थी। जैसे लड़ाई की बात आएगी ना तो आप क्या पूछेंगे? भाई क्यों लड़ाई की थी उसने? तो वो जो लड़ाई का लेखा जोखा है उसी से हमें पता चल जाता है, ठीक है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब देखिए क्या होता था, राजा के बारे में तो हम जान गए कि उसने भाई पांडुलिपि लिखवा दी, राजा बड़ा आदमी है। लेकिन जो कृषक होते हैं बेचारे, जो संग्राहक थे, जो पशुपालक थे, अब जैसे जो दिन भर भैंस और गाय को पालता है वो क्या करेगा? उसको समय ही नहीं मिलता था, ना उतना अमीर आदमी होता था कि अभिलेख जो है अपने लिखवाए, ठीक है। तो उनके बारे में हमें क्या है, कुछ अनुमान लगा करके ही हम उनके बारे में जानते हैं। उनका कोई ऐसा लेखा जोखा हमें क्या हो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? वो राजा थोड़ी थे कि वो अभिलेख एक मिस्त्री को लेके आए, नहीं चलो हमारा अभिलेख बना दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता था उस समय पे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। जैसा कि हम पुरातत्व से जानते हैं, पुरातत्व का मतलब क्या था? हम जब कहीं खुदाई करते हैं या कहीं चीज पुरानी चीजें हमें मिलती हैं तो उसके जरिए हम क्या करते हैं? उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी भी क्या कह रहे हैं हम? बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब अभी तक हम बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या कर रहे हैं? हम अभी तक खोजबीन ही कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है क्या? तिथियों का मतलब। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, अपने नोट्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, तिथियों का मतलब, क्योंकि आगे चल के आपको यही चीजें समझनी है और इसी से आपका जो भी चीजें होंगी वो क्लियर होते जाएंगी। क्या जो 250 वर्ष बोला जा रहा है, जो 2500 वर्ष बोला जा रहा है, चाहे जो 4,500 वर्ष बोला जा रहा है, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी, ठीक है। जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? आज का दिन बता दूंगा, ठीक है, आज का महीना बता दूंगा, ठीक है, महीना बता दूंगा और आज का वर्ष बता दूंगा, कौन सा साल चल रहा है, 2022 चल रहा है मान लीजिए, जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 2022 चल रहा है। महीना में बता दूंगा, ठीक है, कि भाई नवंबर चल रहा है। दिन में आज की तारीख बता दूंगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जो हम ये लिख रहे हैं 2022, ठीक है, तो ये 2022 कहाँ से काउंट हो रहा है? ये मतलब जैसे मान लीजिए कि टीचर ने आपको एक काम दिया और कहा कि मैं 4 दिन बाद आपको चेक करेंगे। क्या करेंगे? 4 दिन बाद चेक करेंगे। तो 4 दिन अब वो कहाँ से काउंट करें? जिस दिन उन्होंने काम दिया हुआ है, ठीक है, वहां से काउंट हो रहा है ना। तो अब कहने का मतलब से मान लीजिए 5 तारीख को उन्होंने काम दिया तो 4 दिन बाद वो 9 तारीख को देखेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो 2022 है ये कहाँ से काउंट हो रहा है? ये कहाँ से आ गया 2022? एक से शुरू होगा कहीं से, एक से चलते हुए 2022 तक पहुंचा होगा। तो इनका कहना है कि ईसाई धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। फटाफट हाईलाइट करिए इसको कि क्या होता है कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक क्या है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ठीक है। अतः 2000 कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। चलो तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको कि जब ईसा मसीह का जन्म था वहां से हम एक काउंट करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म था, ईसा मसीह का जो जन्म था, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं? एक काउंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए 2022 हम कह रहे हैं, 2022 चल रहा है मान लीजिए, अभी 2022 कह रहे हैं, तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए हैं? 2022 साल हो गए हैं, ठीक है। ये आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं।
इसको भी फटाफट हाईलाइट करिए, इसको किसी और कलर से कर देते हैं हम हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई चले, यहाँ पर कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब ईसा मसीह के जो जन्म के पूर्व की बात अगर हम करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। इस पे मैं आपको अलग से थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, तिथियों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, तिथियों के बारे में, ठीक है, तिथियों के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, आपको तो एकदम जान के ही रखना है। देखिए 3 तिथि आपके बुक्स में दी गई हैं, एक ईसा दिया गया है, ठीक है, ईस्वी दिया गया है, एक ईस्वी पूर्व दिया गया है, एक दिया गया है आपका बीपी दिया गया है, बिफोर प्रेजेंट, बीपी, ठीक है। इसको बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में अगर लिखूं ना तो बिफोर प्रेजेंट ऐसे लिखते हैं, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। चलिए बिफोर प्रेजेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, बिफोर प्रेजेंट इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिख दिया है बीपी। ये 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। और भी लिखा गया है उसमें, क्या लिखा गया है, सीई लिखा गया है, सीई, ठीक है। सी मतलब सी और ये ई लिखा गया है, और उसमें लिखा गया बी सी ई, बी सी ई ये भी लिखा गया है, यानी इसका मतलब तो ऐसे लिख देता हूं मैं, बी सी ई, ठीक है। ये सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये भी सी ई। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, भाई ये है क्या चीजें। तो ईस्वी को इन्होंने बताया कि भाई एक ईसा मसीह जी थे, क्या थे, ईसा मसीह, यहाँ पे ईसा मसीह लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए ईसा मसीह, यहाँ मैं इनको ऐसे बॉक्स में इस तरीके, इनको बताया गया कि जो ईस्वी शुरू हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म के आसपास शुरू हुआ था। जी ईसा मसीह के जन्म के आसपास माना जाता है कि जब इसे हम जब एक ईस्वी मानते हैं जिस डेट को, वो डेट है ईसा मसीह का जन्म। तो वहीं से हम शुरू होते हुए आए हैं 2 ईस्वी, ठीक है, 3 ईस्वी, यहां से हम आगे बढ़ते 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते आए तो हम यहाँ किससे आ गए, आज 2022 में मान लीजिए हम, या 2000 में है तो 2022 ईस्वी आ गए हम, ऐसे पढ़ते हैं ना आप, ईस्वी कौन सा चल रहा है, ठीक है, ईस्वी आ गए। तो इन्होंने कहा 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर आए। लेकिन जब इनके पीछे इस तरफ जाएंगे आप, इस तरफ जाएंगे पीछे, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ये पूर्व है और ये क्या है, पहले है, और ये बाद में है, बाद में। ईसा मसीह के जन्म के क्या है, बाद में, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व है। तो पूर्व में भी हम क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व लिखने लगे। देखिए यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ईसा पूर्व वाला, 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी ईसा मसीह के 2 साल पहले, जन्म के 2 साल पहले, यहाँ इनका क्या हुआ है, ये जन्म हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जन्म वाला है। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके 1000 अब तक चले जाइए, चाहे 2000, 4000 चले जाइए, 1000 ईसा पूर्व तो चले जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ईसा और ईस्वी पूर्व का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन बिफोर प्रेजेंट पे आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, एक ईसा मसीह के जन्म को क्यों मान रहे हो आप, ऐसे तो बहुत सारे देवी देवता है ना, तो उनके जन्म को क्यों मान रहे हो, किसी आप एक काम करिए, ये तो भाई इसमें धार्मिक चीजें जोड़ी गई हैं तो हमारे धर्म का भी लो। तो जब लड़ाई होने लगी लोगों की, तो इसको क्या बना दिया गया, सीई बना दिया गया, यानी कहा गया अच्छा चलो तुम ईस्वी नहीं लिख रहे हो तो मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम अगर सीई नहीं लिख रहे हो तो तुम इसको ऐसे लिख दो, इसको मान लो 1 सीई, ठीक है, दूसरे कलर से लिखे ना, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे लगेगा ध्यान देखने में, तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्लैक के लिए। इन्होंने कहा इसको मान लो 1 सीई और इसको मान लो क्या 2 सीई। सीई का मतलब क्या हो गया, कॉमन एरा, यानी सीई का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, सीई का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा, सॉरी ये कॉमन एरा होता है, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा होता है। तो इन्होंने कहा इसको 2 सीई मान लो, इसको 3 सीई मान लो, ठीक है, इसको 4 सीई मान लो, यानी अंतर कोई नहीं था, बस इन्होंने कहा कि ईस्वी और जो ईसा पूर्व था उसको इन्होंने कहा जो ईसा पूर्व भाई साहब उसको बीसीई मान लो, क्या मान लो, बीसीई मान लो, यानी ईस्वी पूर्व की जगह पे आप क्या लिख दो, बीसीई, 1 बीसीई, यहाँ पर 2 बीसीई हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 बीसीई हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई आपको कि भाई इन्होंने जब कहा कि ईसा और ईस्वी पूर्व में हमें डाउट है तो हमने उनको ये चीजें बता दी कि भैया देखो इस तरीके से आप कर लो। लेकिन होता क्या है, चीजें हम थोड़ा सा और बता देते हैं क्लियर करके आपको, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ।
अब ये हो गया कि भाई चले ईसा और ईसा पूर्व में हम नहीं जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए जो चीजें पहले से बनी आ रही थी उसमें क्या थी, उन्होंने धार्मिक एंगल जोड़ दिया। क्या एंगल जोड़ दिया? धार्मिक एंगल। तो धार्मिक एंगल जोड़ा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब इसको आप सीई और आप बीसीई मान लो। क्या मान लो? सीई और बीसीई मान लो, ठीक है। यानी सी में बीसी मानने में कोई दिक्कत है? यानी ईसवी पूर्व को इसमें मान लो, सीई सी में, और इसको बीसीई मान लो। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि ईसवी को जो है क्या बोलते हैं? ईसवी को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप एनो डोमिनी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ईसा मसीह को हिंदी में बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद करूं में होता है एनो डोमिनी का ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, जन्म का वर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, इसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व इसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। क्योंकि ये जो ईसा मसीह कौन है? ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके क्या है? धर्म गुरु है एक तरीके से, उनके धर्म के प्रवर्तक हैं, ठीक है, जिन्होंने उनका धर्म बनाया। तो इस तरीके से ईसा मसीह के लिए जो एडी और बीसी ही कभी कभी यूज होता है। ऐसे लिखा तो जाता है इसको AD1 AD2 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से लिखा भी जाता है, फिर भी चलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं, ये हमारा डाउट भी क्लियर हो चुका है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बीपी के बारे में, हमारा एक बीपी नहीं हुआ है, ठीक है, सीई हो गया, बीसीई हो गया है। अब बीपी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बीपी थोड़ा सा अलग है इनसे, ठीक है। बीपी क्या कहता है? वाले कह रहे हैं कि भाई जो बीपी लिखा हुआ है बिफोर प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है? बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो बिफोर प्रेजेंट का मतलब हो गया कि भाई अगर हम किसी चीज को लिखेंगे कि बीपी में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2000 बीपी, ठीक है, 2000 बीपी, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं चलिए ये भी ईसा मसीह के जन्म से ही मान लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले। लेकिन इन्होंने कहा जब बीपी लिखेंगे तो ये इसका यूज कौन करता है? इतिहासकार करते हैं, इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार करते हैं इसका यूज अधिकतर, ठीक है। ये पुरातत्वविद करते हैं। कौन करता है? पुरातत्वविद। जो आपके जो इतिहासकार होते हैं ना, जो मतलब पुरातत्व की चीजों को खोदते हैं, पुरातत्वविद करते हैं, पुरातत्वविद। यानी जो पुरातत्व के विद्वान होते हैं उनको कहा गया पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद। तो वो जो करते थे भाई इसकी खोज करते थे, तो वो अपना इसके लिए यूज करते थे। इसके लिए आधार वर्ष क्या माना गया था? आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष माना गया है 1950 को, यानी 1950 को आधार वर्ष मानते थे। यानी 1950 से जो पहले आप जाएंगे तो उसको बिफोर प्रेजेंट कहा गया। यानी इसी से अब आप 2000 वर्ष पूर्व जाएंगे, ना कि आप एक यहां से जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, बीपी को यहां से कैलकुलेट किया है। इसलिए बीपी जब आप पढ़ते होंगे तो ये आप जब किसी खुदाई में या पुरातत्वविद कोई इतिहासकार कोई अगर लिखता है अपनी बुक वगैरह तो उसमें बीपी मिलता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। तीन चीजें जो चार चीजें आपके में क्लियर हो गई होंगी। सी किसे कहते हैं, बीसीई किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ बीसीई किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, ठीक है, और जो आपका ये बिफोर प्रेजेंट किसे कहते हैं। तो ये सारा चीजें आपको क्लियर हो गया। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आइए अब क्या कह रहा है कि इस जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे मान लीजिए इस किताब में लिखा हुआ है कितना, 4500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे आज 2022 चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मान लिया है। यानी हम भी जो चीजें काउंट कर रहे हैं वो 2000 से काउंट कर रहे हैं। क्या किससे काउंट कर रहे हैं? 2000 से काउंट करें। 2000 के पहले आप जाइए, 2000 से पहले 4500 वर्ष है, तो ये 22 काउंट नहीं हो रहा है उसमें। 22 को क्या कर रहे हैं हम, उसके साथ नहीं गिन रहे हैं। क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए 2023 आ जाएगा, ठीक है, तो आप 23 को गिनना शुरू कर देंगे कि नहीं अभी तो 23 साल इधर हो गए और बाकी उधर हो गया। तो उन्होंने क्या एक बिंदु फिक्स कर दिया, नहीं तो उनको हर साल क्या करनी पड़ेगी, अपनी किताब में सुधार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2000 को क्या कर ले रहे हैं, अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी जितनी भी तिथि लिख रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने लिखा कि 4500 वर्ष पूर्व, इतना लिखा था ना, 4500 वर्ष पूर्व, तो उसका मतलब अगर मैं देखूं तो क्या बनता है, 2000 तो इधर हो गए और उसके बाद 2000 के बाद में जो बनता है, ठीक है, 2000 के बाद में कितना बनता है, 2500 बनता है ना।
तो 2500 ईसा पूर्व लिखेंगे हम, क्योंकि 2000 तक, भाई मान लीजिए 2000 में क्या था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 2000 वही हो गया। और उससे पहले की तिथि को क्या बोलते हैं हम, ईसा पूर्व बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं कि इतिहास और तिथियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझा भी दिया है इसके बारे में कि अंग्रेजी में BC, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या लिखा है कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE, AD की जगह क्या मिलता है आपको, CE मिलता है ना। बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया कि AD की जगह आपको क्या मिल जाता है, कभी कभी CE मिल जाता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, तो AD की जगह आपको क्या मिलता है भाई साहब, CE मिल जाता है। ठीक है, और ये जो एनो डोमिनी की जगह CE मिलता है, और उसके बाद में जो आपका रहता है ना ईसा पूर्व, ईसा पूर्व किसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, BC की जगह क्या बोलते हैं हम, BCE मिल जाता है। क्या मिल जाता है, BC मिल जाता है। यानी इसकी जगह पर हम कभी कभी इसको यूज कर देते हैं और इसकी जगह पर हम इसको यूज कर देते हैं। मैंने सारा क्लियर किया हुआ है आपको, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, BC की जगह क्या करते हैं, BC का प्रयोग करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ये भी मैंने आपको बता दिया कौन करता है इसका, पुरातत्वविद इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अन्यत्र, क्या लिखा गया है, हाईलाइट करते हैं, अन्यत्र लिखा गया है। अन्यत्र का मतलब क्या हो गया भाई साहब, कि यहाँ पर नहीं हुआ है, ये कहीं बाहर की घटना के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। किस पे उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। ठीक है, सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। ठीक है, देखिए लिपि और भाषा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता लगाना, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। देखिए मिस्र देश से मिलती है, यहाँ पर आप देखते होंगे ना कि मिस्र, और जो आपको उससे जानकारी मिलती होगी कि मिस्र आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, मिस्र पड़ता है आपका, जहाँ पर मम्मी वगैरह से रिलेटेड आपको चीजें मिलती है ना मिस्र से, तो वहां पर ये कहाँ का देश है, उत्तरी अफ्रीका का देश है। तो ये हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही है, ये अन्यत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मिलती है लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, ये भी जानकारी कैसे मिलती है कि यहाँ राजा रानी रहते थे, इसके बारे में बात करें। कुछ चित्र बने हुए हैं, अभी इसको क्लियर हो जाएगा आपकी माइंड में। स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए चीता बैठा हुआ है या बाघ बैठा हुआ, जो भी बैठा हो। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे चिड़िया बनी है, बाज शायद बना हुआ है, तो भी अभी हम समझेंगे क्या है। ये कह रहे हैं कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। रोसेटा नाम का कस्बा का मतलब क्या है, गांव मान लीजिए इसको, क्या मान लेते हैं हम इसको, गांव कह लेते हैं, चलो गांव है। ठीक है, कस्बा कहते थे उनको, पहले गांव है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला। अब उत्कीर्णित पत्थर से मतलब क्या हो गया, अभिलेख हो गया। क्या हो गया, अभिलेख हो गया। भाई इनको एक यहाँ से अभिलेख मिलता है। चलिए यहाँ से रोसेटा से क्या मिलता है हमें, अभिलेख मिलता है। ठीक है, जिसे रोसेटा स्टोन भी कहते हैं हम, जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र की 2 प्रकार की लिपि में है। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब एक पत्थर है, इस पे एक ही चीज 3 भाषा में लिखी गई है। यहाँ एक ही चीज, मतलब जैसे मैं कहूँ कि क्या, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर 3 बार लिखी गई है, 1 2 3 बार लिखी गई। और किस लिपि में लिखी है, भाषा और लिपि के बारे में मैंने अब क्लियरली बता दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से जाकर के वहां देखेंगे।
तो यहाँ पर तीनों भी भाषाओं में लिखा गया, जैसे मान लो इंग्लिश में लिखा गया है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर संस्कृत में लिख दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा किस में गया है, ये लिखा गया है यूनानी, मिस्री और मिस्र की 2 लिपि में। ठीक है, यूनानी में लिखा गया है और मिस्र की 2 लिपि में लिखा गया है। यानी मैं अगर ऐसे लिख दूं, यहाँ पर भाई साहब यूनानी में लिखा गया है और यहाँ पर मिस्र की कोई लिपि रही होगी उस समय 1 और मिस्र की 2। ठीक है, मिस्र की दूसरी लिपि में, तो 3 लिपियों में लिखा गया था इसको। अब कह रहे हैं कि कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, यानी ये भाषा पढ़ सकते थे। विद्वान क्या कर सकते थे, ये भाषा जो है वो पढ़ सकते थे। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्लैक कर ले रहा हूँ। ये भाषा यूनानी भाषा क्या करते थे, कुछ लोग पढ़ सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसका मतलब था कि यहाँ पर जो, एक सेकेंड यहाँ पर क्लियर कर लेते, यहाँ पर इनके जो नाम थे राजा रानी के, वो एक छोटी सी क्या कर दिए गए थे, एक फ्रेम में दिखाए गए थे, एक छोटे से फ्रेम में, यानी इसी पत्थर के अंदर में छोटी सी फ्रेम वैसे बनी हुई थी, उसमें एक नाम लिखा गया था 2 लोगों का, राजा और रानी का। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, कारतूस कहा जाता था। इसको भी आप हाईलाइट कर लेते हैं, इसे क्या कहते थे, कारतूस कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेत को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे मेरा नाम राम है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा कि भाई जैसे यूनानी पढ़ ही सकते थे, अब मिस्र की 1 और मिस्र की 2 नहीं पढ़ सकते थे, तो यहाँ लिख दिया इन्होंने क्या, माई, मान लीजिए मैं यहाँ लिखा माई नेम इज राम, माई नेम इज राम। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई राम जो है, यहाँ पर राम है, और नेम का मतलब क्या होगा, नाम होगा, माई का मतलब मेरा होगा। इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, भाषा को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। डिकोड का मतलब क्या होगा कि उस भाषा को पहचान गए कि भाई इसका मतलब यहाँ से क्या होता है। तो वही वहां जो चित्र बने हुए थे मैं दिखाता हूँ उसको, कि जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ यल अक्षर के लिए क्या किया गया है, चिड़िया की प्रयोग किया, सॉरी एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं, यल और किसकी बात कर रहा है, ए अक्षर की बात कर रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब, ये कि एल अक्षर के लिए क्या है, ये देखिए एल अक्षर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, शेर यूज किया जा रहा है। एल अक्षर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, शेर, और ए अक्षर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, चिड़िया। देखिए ये जो ऐसी कुछ बातें थी, ये यहाँ पे कह रहे हैं आप कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो चित्र कुछ हायरोग्लिफिक करके बोलता जाता है, यानी चित्रात्मक लिपि हो लेती थी, कि मतलब उनको चित्र बना देते। जैसे आज आपने क्या यूज करते हैं, आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि एक अंगूठे वाला ऐसे बन के आता है, वही सब ये हमने एक अंगूठा बना दिया, ऐसे आप अंगूठा, यानी इसका मतलब क्या होता है, ओके होता है, ओके होता है ना। तो उस समय से चित्र चलते थे कि चित्र ऐसे बना दिए उन्होंने, अब इस चित्र का कुछ मतलब होता था। ठीक है, तो वही वैसे ही पढ़ी जाती थी। ठीक है, उस तरीके से पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पर देखा गया कि यल का मतलब क्या, शेर से था, एम का मतलब इससे था, ये जो बना हुआ है यहाँ पर कुछ भी बना होता था, स्क्वायर में पी का मतलब था, देखिए पी से क्या मतलब निकल के आया, ये था। तो उस तरीके से चीजें, चित्रात्मक लिपि वहां चलती थी। ठीक है, लिपि भाषा के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। यानी कि अगर हम जान गए कि भाई जैसे माई के लिए मेरा यूज हो रहा है, नाम के लिए नेम यूज हो रहा है, राम के लिए इज यूज हो, सॉरी है के लिए यूज हो रहा है, और राम का राम ऐसे लिखा ही हुआ है, तो हम जान जाएंगे ना कि अगर हमें कुछ और भी लिखना हुआ, कहीं और आर शब्द मिलेगा या ए शब्द मिलेगा या यम मिलेगा, तो हम क्या रहेंगे, उनके नाम अलग अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे ही करके हमने क्या हुआ, उस रोसेटा स्टोन जो हमें मिला था रोसेटा से, उसको रोसेटा स्टोन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जब आप पढ़ेंगे आगे चल के भी आपके में आएगा बुक्स में, और जब आप एडवांस लेवल की तैयारियां करेंगे बच्चों, तो उसमें भी आपको ये फिर से आएगा। ठीक है, तो रोसेटा स्टोन की कहानी काफी रोचक है, इसके बारे में भी जो है आप जानेंगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा इसके बारे में जानने में। ठीक है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो पड़ी हुई है इसके बारे में, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आप अपने यहाँ पे हेडलाइन में, मतलब सॉरी, इसको हाईलाइट करके या नोट्स में अपने इस पूरे टॉपिक को जरूर रखिएगा। ठीक है, रोसेटा स्टोन क्या है उसके बारे में हम जो है थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर जो हमने की है वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि कल्पना करो। हर चीज की आपकी कल्पना तो करते ही हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी आपके दिमाग में आए होंगे, कुछ सवालों को आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिनका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर भी बहुत सारे आपकी कल्पना होती हैं, जैसे आप मान लीजिए एक पुरातत्वविद, हमने पुरातत्वविद क्या मतलब होता है, जो इतिहास में चीजों को मतलब होता है अध्ययन करते हैं ना, जो इतिहास में मिली अतीत की चीजों का जो अध्ययन करते हैं हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए तुम्हें एक क्या करना है, पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आपने देखा होगा ना, इंटरव्यू। क्या होता है,
इंटरव्यू, मान लीजिए आपको किसी का इंटरव्यू लेने के लिए कह दिया, ठीक है, तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। अब जो हमने आपको पढ़ाया तो उसमें बहुत सारे आपको डाउट आए होंगे, तो उसमें से कह रहा है कि 5 सवाल ऐसे ले लो कि जिससे आपको उस आदमी से पूछने को मिल जाएगी, भैया जिसने ये आपको जानकारी की हो, तो आप 5 सवाल, तो 5 सवाल आपको पुरातत्वविद नहीं भी मिलता है तो आप 5 सवाल कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ उपयोगी शब्द हमें मिले हैं, उपयोगी क्या मिले हैं, शब्द मिले हैं, ठीक है। तो चलिए उपयोगी शब्द में क्या क्या मिले हुए हैं। पहला तो हमें मिला है यात्रा, यात्रा के बारे में हमने बता दिया। पांडुलिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला था हमें, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए हमारे पास है पांडुलिपि के बारे में। तो अभिलेख ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पुरातत्व, पुरातत्व हमने बता ही दिया आपको। इतिहासकार कौन होते हैं, स्रोत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्रोत मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। जब भी आपसे कोई कुछ बातें करे तो आप उससे बोलो भाई सोर्स क्या है, क्या है सोर्स, क्या है सोर्स। मतलब कोई कहता है कल स्कूल में छुट्टी है तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा तुम्हें कैसे पता, सोर्स क्या है बताओ, स्रोत बताओ। तो बोलेगा नहीं देखिए ये मैडम ने व्हाट्सएप पे लेटर भेजा हुआ है, इसके साइन हुए मैडम के, तो ये मैडम कह रही है, तो बोलोगे हाँ ठीक है अब ओके है, अब क्या है ओके है। तो अगर मान लीजिए उसने कह दिया कि नहीं यार मुझे तो ऐसे किसी ने बोल दिया था, तो आप क्या करोगे, विश्वास नहीं करोगे ना कि नहीं वो तो झूठ बोल रहा होगा। तो सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, अज्ञात लिपि का हमने अर्थ निकालना भी यहाँ देख लिया। रोसेटा स्टोन जो हमें मिला था ना अफ्रीकी देशों में, मिस्र में, तो उस तरीके से हम बात कर लेंगे। अब आगे चलिए करते हैं कि आओ याद करें, क्या याद करना है आपको। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई निम्नलिखित का सुमेल करो, ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है, क्या है ये होमवर्क है। इसको सुमेल करने के लिए नर्मदा घाटी की बात की गई है, ठीक है। नर्मदा घाटी क्या था, मगध क्या था। मगध को मैं बता दूं कि सबसे जो आपके आप पढ़ा होगा ना, मगध सबसे बड़ा था, विशाल था, बहुत बड़ा फैला हुआ था। तो मगध क्या हो सकता है, बहुत बड़ा राज्य भी हो सकता है, ठीक है। गारो पहाड़ियां, ठीक है, गारो पहाड़ियां भी हमने ढूंढी थी। सिंधु तथा सहायक नदियां, सिंधु और सहायक नदियां हमने ढूंढी थी। गंगा घाटी हमने ढूंढी थी। तो इसको क्या करना है आपको, इन सबसे मैच करवाना है। पहला बड़ा राज्य हो गया, आखेटक तथा संग्राहक हो गया, 2500 वर्ष पूर्व के नगर हो गए, आरंभिक कृषि की कहाँ विकास हुआ था, प्रथम नगर क्या था हमारा, ठीक है। तो जो ये आपको चीजें हैं ये क्या करनी है, इनसे मेल करवानी है। इनका सोल्यूशन भी हम आपको देंगे, ठीक है। एक वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन अलग से बना करके देंगे। तो इसके लिए अभी फिलहाल के लिए आपका होमवर्क है। दूसरा है कि भाई कह रहा है कि क्या करना है हमें, दूसरा में कह रहा है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो देखिए पांडुलिपि और अभिलेख में तो बहुत कुछ अंतर है। जैसे पांडुलिपि क्या थी कि पांडुलिपियों को हम क्या कर सकते थे, काफी दिनों तक संरक्षित नहीं रख सकते थे, ठीक है। और अभिलेखों क्या कर सकते थे, काफी दिनों तक संरक्षित रख सकते थे, ठीक है। पांडुलिपियों का एक समय बाद क्या हो जाती, खराब हो जाती थी। ये पांडुलिपियां जो थी वो ताड़पत्रों, भुज और छाल के उसमें बनते थे, लेकिन ये किससे बनती थी, ये कठोर सतह पर उत्कीर्ण करके बनाई जाती थी। किससे बनाई थी, उत्कीर्ण करके। तो एक ही अंतर प्रमुख पूछ रहा है, तो आप कोई भी एक प्रमुख अंतर अपने जो आपके लगे कि हाँ ये प्रमुख अंतर है वो आप लिख सकते हैं। ये होमवर्क जरूर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हमें मिली हुई हैं जो कि हम देख लेते हैं क्या है। कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए यहाँ पर जब किताब में वो कहा था ना कि हम 2000 से चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं हम 2000 आरंभिक बिंदु मान रहे हैं, तो जो किताबें लिखी गई हैं अब वो 23 नहीं जोड़ेंगे, तो 2000 से हम जोड़ेंगे तो हमें एक तरीके से देखेंगे 6000 वर्ष के पूर्व हमारा जो है कृषि का क्या होता आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, प्रथम नगर से मतलब क्या था, शहर का था, यानी सिंधु सभ्यता, एक सभ्यता विकसित हुई थी उसको सिंधु सभ्यता कहा गया, ठीक है, जो सिंधु के आसपास की नदियों के आसपास विकसित हुई थी। तो उस सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, पहले नगर यानी कि पहला शहर कब, 4300 वर्ष के पूर्व के आसपास हमारा क्या हुआ था, विकसित हुआ था, ठीक है। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य, जो मगध का बड़ा राज्य था वो कब था, 2500 वर्ष पूर्व के करीब था, ठीक है। गंगा घाटी के जो नगर थे, गंगा नदी मैंने आपको बताई थी मैप में, ठीक है। वर्तमान क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जो वर्तमान हम हैं, हम क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व हमारी जो स्थिति है वो बताई जा रही है। तो जैसे 2000 वर्ष पूर्व क्या था, हमारा 1 से शुरू हो गया था मामला, तो ये क्या है, वर्तमान की स्थिति हम बता रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई आओ चर्चा करते हैं, इस पर आपको चर्चा करने कुछ लिखना उखना नहीं है, ठीक है। इसे कह रहा है कि रसीदा जो थी जिसका पहला ही प्रश्न था उतना बड़ा चैप्टर उसने बना दिया, तो क्या रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। अब रसीदा को फिर से पढ़ो, अभी तक आप कुछ नहीं जानते थे ना, और अब पढ़ो कि उससे पूछो कि इसके क्या क्या उत्तर हो सकते थे। रसीदा ने क्या कहा था कि 100 साल पहले उसके दिमाग में क्या आया था, 100 साल पहले
ठीक है, ये तो उसके दिमाग में उपज आई थी जिससे हमारा इतना बड़ा चैप्टर बन गया। तो भैया हम क्या कहेंगे, अब जब हम फिर से उसका पढ़ेंगे तो हम कहेंगे नहीं, पांडुलिपि है, अभिलेख है, बहुत सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, 100 साल पहले की चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए आप जो भी चीजों की सूची बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। इसमें कौन सी वस्तु पूछ रहा है कि पत्थर की बनी हो सकती है, जैसे हमने वहां पर देखा ना कि अभिलेख जो थे वो किसके थे, पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। देखिए साधारण पुरुष क्यों नहीं रखते थे, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। जैसे आज भी देख रहोगे कि जो साधारण स्त्री पुरुष होते हैं वो अपने कार्यों का विवरण नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से संग्राहक, आखेटक या संग्राहक होते थे। तो सारा दिन उनका क्या होता था, उनका जो खाद्य सामग्री, खाद्य आपूर्ति में ही बीत जाता था उनका। ठीक है, खाद्य आपूर्ति में बीत जाता था, यानी अपने काम में ही वो व्यस्त रहते थे। और वो क्या करते, राजा रानियों की तरह उतने अमीर नहीं हुआ करते थे ना, तो क्या कर सकते हैं, वो अपना विवरण कैसे रख पाएंगे, सामान्य सी बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर पे कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि 2 ऐसी बातों का उल्लेख करिए आप जिससे ये पता चल सके कि राजाओं का जीवन और किसानों का जीवन में भिन्नता हो। देखिए पहली भिन्नता हम इसलिए बता सकते हैं कि राजा जो कहते अपने हार जीत का जो एक लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, क्या लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, लेकिन किसान क्या रखता था, इसके पास ये चीजें नहीं थी, वो लेखा जोखा कहाँ रखता था। तो हमने एक बात का उल्लेख यहाँ कर दिया। दूसरा, राजाओं के जीवन के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन किसानों के जीवन के बारे में हम क्या करते हैं, अनुमान लगा के करते हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है, होता रहा होगा। ठीक है, और राजाओं के पास से हमें हो सकता है चांदी के सिक्के वगैरह राजाओं के पास से मिले हो, लेकिन किसानों के पास से ऐसा कुछ ना मिला हो। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वहां पर राजाओं के जीवन में और किसानों के जीवन में क्या थी, भिन्नता थी। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है भाई साहब कि आओ करके देखें। करके देखें मतलब कुछ किया जाए, यहाँ पर कुछ बनाया जाए। ठीक है, तो पृष्ठ 1 पर शिल्पकार का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो इसका मतलब हम इसको करके देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, शिल्पकार शब्द का पता लगाना है, तो शिल्पकार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। शिल्प का मतलब क्या होता है, शिल्प से मैंने आपको बताया था, शिल्प का मतलब होता है पत्थर होता है। ठीक है, तो शिल्पकार मतलब जो पत्थर से रिलेटेड चीजें बनाता हो। ठीक है, तो शिल्पकार का मतलब क्या होगा, जो पत्थर से रिलेटेड चीजें बनाता हो। रिलेटेड मतलब होता है जो उससे मिलती जुलती चीजें बनाता हो। तो यानी हम जैसे कहते हैं मूर्तियां, मूर्ति किससे बनती हैं, मूर्तियां, या अभिलेख जो हो गया, अभिलेख जो हमें मिले थे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो गए, मतलब किससे मिलते जुलते हैं, ये हो गए शिल्पकार से। इनको कौन बनाएगा, इनको शिल्पकार बनाएगा। अच्छा, तो ये इसके दिमाग में आ रहा था क्या शिल्पकार दोनों होते थे, स्त्री या पुरुष। तो देखिए जाहिर सी बात है कि हो सकता है शिल्पकार दोनों रहते हों, स्त्री बनाती रही हो, पुरुष बनाती रही हो। ठीक है, चलिए अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। ठीक है, चलिए रसीदा से ये सवाल पूछा जा रहा है चर्चा करके कि भाई अतीत में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ लिखी गई थी। देखिए अतीत में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, अब जैसे आप देखते होंगे ना कि वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में, तो उसमें क्या होता था, हमें बहुत सारी किताबें लिखी हुई मिली हैं, जिनमें हम आज भी देखते होंगे महाकाव्य हो गए, अपने उपनिषद हो गए, वेद हो गए, तो वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, पुराण हो गए। तो ये सारी चीजें हमें किसमें मिलती हैं, हमें मिलती हैं अतीत में। तो जो पुस्तकें आपको पसंद हो उसकी सूची आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारियां जो है पसंद आई होंगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल जो हमारा है बड़के गुरुजी, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।